हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटे हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन में मैंने आपको कुछ लोकल पीपल्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बिश्नोई कम्युनिटीज़ के पीपल, चिपको मूवमेंट एंड अपीको मूवमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड अरावली फॉरेस्ट ऑफ सालो वेस्ट बंगाल, इनके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था, जिसमें हमने क्या देखा कि किस तरीके से एक लोकल एरिया के जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद हम कुछ आज के टॉपिक में वीडियो में स्टडी करेंगे स्टेक होल्डर्स के बारे में। ये भी फॉरेस्ट के ही कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ लोकल पीपल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बेटा वो पीपल होते हैं, वो एजेंसीज होती हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपना कंसर्न शो करते हैं फॉर सम वैल्यूएबल एसेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में से मिलने वाले जो इम्पोर्टेंट एसेट हैं उनके लिए वो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कंसर्न रहते हैं। इन सारे लोकल पीपल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टेक होल्डर्स। अब आप सबको पता है कि फॉरेस्ट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, और वी कैन सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजर ऑफ रिसोर्स। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका खजाना हमारा फॉरेस्ट है। तो उस खजाने के लिए बहुत सारे तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोकल पीपल हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो हमारे फॉरेस्ट में इंटरेस्ट शो करती हैं। अगर हम लोकल पीपल की बात करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने बहुत सारी नीड को फुलफिल करने के लिए जो लोकल विलेजर्स हैं जो नियर बाई फॉरेस्ट में रहते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी एक टाइप का स्टेक होल्डर आते हैं। इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज लाइक प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज, पेपर को बनाने वाली इंडस्ट्रीज, रेजिन्स की, गम की, रबर की, इन सब की जो इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि हम उनसे ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये एक्सट्रैक्ट करवा सकें। मतलब वो अपना कंसर्न शो कर रही हैं फॉरेस्ट के लिए, लेकिन किस वजह से? अपने खुद के सेल्फिशनेस के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनको भी उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेनली 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं बेटा। एक तो लोकल पीपल, एक फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है फॉरेस्ट के कंजर्व करने के लिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक वाइल्ड एंड नेचुरल इंथुसिज्म। ये सारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टेक होल्डर्स को? स्टेक होल्डर्स आर द पीपल्स which have an interest or concern for some valuable assets. Forest are the stakeholders are the people that have interest। किस में इंटरेस्ट होता है बेटा? जिनका जिसका इंटरेस्ट हो या फिर जो कंसर्न शो करे, और कंसर्न इन सम valuable assets from the forest। फॉरेस्ट से मिलने वाले कुछ वैल्यूएबल एसेट्स में जो इंटरेस्ट रखने वाले पीपल हैं उनको क्या नाम दिया गया है? दे आर नोन एज स्टेक होल्डर्स। ठीक है, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। मेनली 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिनमें से एक आते हैं लोकल पीपल, सेकंड आएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थर्ड आएंगे इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फोर्थ वन इज वाइल्ड एंड नेचुरल इंथुसिस्ट। वाइल्ड एंड नेचुरल इंथुसिस्ट, ये 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स मेनली इन्वॉल्व हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकल पीपल। तो बेटा लोकल पीपल में कौन से आते हैं? दे आर द पीपल हु लिव्स
इन और अराउंड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास में रहते हैं वो लोकल पीपल वो क्या करते हैं बेटा, दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर वेरियस एस्पेक्ट, दे डिपेंड्स ऑन forest products for वेरियस एस्पेक्ट्स। जैसे कि हम क्या क्या देखेंगे, किस किस चीज़ के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट फॉर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक कौन कौन सी सर्विसेज के लिए बेटा डिपेंड करते हैं, जैसे कि फूड, फ्रूट्स, फोडर, फ्लावर, वुड, जो उसको बहुत सारे पर्पज के लिए यूज करते हैं, वुड एज ए फ्यूल, वुड जिसको वुड का जो फायर होता है, फायर फॉर कुकिंग, एंड बैम्बूज जिनको वो हट बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूट एंड लीव्स फॉर मेकिंग द मेडिसिन्स। इसके अलावा बेटा फिशिंग, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर, फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जितने भी टूल्स हैं उनको बनाने के लिए भी वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे जो लोकल पीपल्स होते हैं उनमें उनको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड फेंसिंग, ठीक है। लाइफ स्टॉक को वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए मटेरियल, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, दीज ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। इन एडिशन फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग fodder for grazing the livestock। लाइवस्टॉक का मतलब समझते हो, जो भी हमारी कैटल्स होती हैं जो ह्यूमन बींग्स अपने नीड के लिए रेयर करते हैं उन सब के लिए। एंड रेंज ऑफ रिमार्केबल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट वुड एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट wood is also extracted from the forest, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो लोकल पीपल है वो सिर्फ अपने बेनिफिशियन के लिए नहीं, इसके अलावा वो क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं, वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट अपने खुद के ऑन कंजप्शन के लिए और साथ साथ में किसके लिए, कमर्शियल लेवल पे सेल करने के लिए भी वो इन सब प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जिसके बिना उनकी आजीविका चलती है। तो ये हमने फर्स्ट टाइप के स्टेक होल्डर के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट टाइप के स्टेक होल्डर कौन से पढ़े, लोकल पीपल। इसके बाद हम सेकंड टाइप के स्टेक होल्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारे कौन से आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बेटे सेकंड हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जब ब्रिटिश के पीपल हमारे इंडिया में आ गए थे और उन्होंने हमारे पूरे इंडिया को कवर कर लिया था, तो उन्होंने पूरे हमारे फॉरेस्ट एरिया को भी कवर कर लिया था। तो उस वजह से जो लोकल पीपल थे जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, उनको ये कहा गया कि आपको एक छोटे से एरिया पे डिपेंड करना है, अपनी वहीं से अपने नीड को फुलफिल करना है। लेकिन जब बाद में क्या हुआ कि और जो फॉरेस्ट जो ब्रिटिशियन लोग थे उन्होंने हमारे फॉरेस्ट को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने खुद के पर्पज़ के लिए, ठीक है। दे स्टार्टेड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनसे वो चार्जेस ले लिए अपने फॉरेस्ट को दोबारा से रिसोर्सेज को नॉर्मल करने के लिए। लेकिन जो इंटरेस्ट था लोकल पीपल का और उनकी जो नॉलेज थी जो फॉरेस्ट के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, दैट रिमेन्स इग्नोर्ड बाय द मैनेजमेंट इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया।
कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बाद भी लोकल लोगों की जो नीड थी या फिर हमारे फॉरेस्ट के रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए वो आज के टाइम पे भी नहीं ध्यान में रखी गई। और हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने मेनली मोनोकल्चर एग्रीकल्चर के ऊपर क्या किया, जोर दिया। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे मोनोकल्चर का मतलब ये होता है, मोनोकल्चर फार्मिंग का मतलब कि जो वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं लाइक पाइन के ट्री, टीक, यूकलिप्टस, इन सब के इधी के फॉरेस्ट बनाए गए। ऐसा नहीं था कि एक पाइन के फॉरेस्ट में दूसरे प्लांट्स भी उगाए गए हो, क्योंकि ये जो प्लांट्स थे यूकलिप्टस के, पाइन के, पीक के, इनकी वुड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इंडस्ट्री पर्पज़ के अंदर वो बहुत कमर्शियली बहुत हाई रेट के ऊपर सेल होती है। तो फॉरेस्ट ने अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो मोनोकल्चर फार्मिंग को अडोप्ट किए रखा और लोकल लोगों के इंटरेस्ट को और उनकी नीड को बिल्कुल नज़रअंदाज किए रखा, है ना। तो ये जो मोनोकल्चर फार्मिंग थी ये एक ब्रिटिश के टाइम से चली आ रही थी, क्योंकि वो लोग भी अपने खुद के बेनिफिट के लिए इसी तरीके की फार्मिंग को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। ठीक है। हैंस ग्रोइंग ऑफ सच ट्री ऑन अ वास्ट ट्रैक of the forest became an important source of income for the forest department। इस तरीके से एक ही टाइप की इन फॉरेस्ट को ग्रो करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, अपना सोर्स ऑफ इनकम को ग्रो कर रहा था। तो अगर हम बात करते हैं इवन इन इंडिपेंडेंट इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ignored the forest department ignore demand and need of local people। उन्होंने भी लोकल पीपल की डिमांड और नीड को इग्नोर किया एंड दे फॉलो एंड दे अडॉप्टेड मोनोकल्चर। उन्होंने भी किसको अडॉप्ट किए रखा, मोनोकल्चर फार्मिंग लाइक ग्रोइंग ऑफ द, किसको ग्रो करना, ग्रोइंग ऑफ पाइन, टीक एंड यूकलिप्टस ट्रीज which having high commercial value and growing of such tree on vast tract and growing of such trees on vast tract becomes an important source of income for the forest department। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इस तरीके के स्टेक होल्डर हुए कि उन्होंने फॉरेस्ट को देखा और इस तरीके की ट्रीज की ग्रोइंग की उन्होंने, लेकिन किस लिए, अपने खुद के पर्पस के लिए, अपने खुद के इनकम सोर्स को इन्हांस करने के लिए, ना कि वहाँ के लोकल लोगों की और जो हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, है ना। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक स्टेक होल्डर का काम कर रहा है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली फॉरेस्ट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को लेकर के अपने सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ये दूसरे टाइप के स्टेक होल्डर हुए जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में कंसर्न शो कर रहे हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब इसके बाद हम तीसरे टाइप के स्टेक होल्डर के बारे में स्टडी करते हैं एंड थर्ड टाइप के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट में कौन कौन आते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी बेटा, देखो, द पीपल हु रन इंडस्ट्रीज कंसिडर फॉरेस्ट एज ए मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। वो वाले लोग, द पीपल जो इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं, हु रन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज को रन करने वाले लोग हैं, वो भी फॉरेस्ट को एक इम्पोर्टेंट सोर्स कंसीडर करते हैं रॉ मटेरियल के लिए। हु रन इंडस्ट्रीज दे ऑल्सो कंसीडर फॉरेस्ट एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। किसके लिए, लाइक किस के लिए रॉ मटेरियल, जैसे कि रेजिन्स, गम्स, टिम्बर, वुड, पेपर,
प्लाईवुड एटसेट्रा, इनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं और उनसे अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए वो क्या करती है बेटा, इन प्रोडक्ट को उनसे एक्सट्रैक्ट करवाती है। इसी तरीके से एक प्लांट है तेंदू, तेंदू प्लांट की जो लीव्स होती हैं, तेंदू प्लांट्स की लीव्स को यूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीड़ी। तो तेंदूज लीफ किस लिए यूज की जाती है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीड़ी। तो इसका मतलब ये वाली जो बीड़ी की इंडस्ट्रीज हैं ये किन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं और जो पेपर मिल के ओनर हैं वो ट्री के पल्प को यूज करते हैं। जो पेपर मिल होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन ट्रीज पल्प फॉर द मेकिंग पेपर, ठीक है। इसलिए इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है फॉरेस्ट में बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ह्यूज डिमांड। तो इनका ये भी दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में किस लिए इंटरेस्ट रखते हैं बेटा, अपने सेल्फिशनेस के लिए, ठीक है, और बहुत लेवल पे ह्यूज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट, जो इनसे कमर्शियल प्रोडक्ट बनाए गए हैं उन प्रोडक्ट की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इस चीज़ के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं ताकि हमें उन सब प्रोडक्ट को बनाया जा सके जो फॉरेस्ट में से रॉ मटेरियल यूज करके बनाए जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज हैं, दे कट ऑल द पाइन ट्रीज एंड टीक ट्रीज फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया जो उनको अलॉट किए गए बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड देन दे प्रैक्टिस द सेम इन अदर फॉरेस्ट एरिया। इन दिस वे वो ना केवल एक एरिया को बैन करते हैं वैल्यूएबल वेजिटेशन से बट दूसरों को भी डिग्रेड करते हैं, ठीक है। इनका कोई ये एम नहीं होता कि हमें फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन एक ऑप्टिमम लेवल तक करना चाहिए। ये जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारे फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए और कमर्शियल लेवल पे उनका बेनिफिट लेने के लिए। एंड लास्ट टाइप के जो स्टेक होल्डर्स आते हैं उनको हम नाम देते हैं वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसिस्ट, वाइल्ड एंड नेचुरल एंथुसिस्ट। तो यहाँ पे ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपने खुद के सेल्फिश बिहेवियर के लिए फॉरेस्ट को कंसर्न रहे या फॉरेस्ट के बारे में सोच। एंड बेटा लास्ट टाइप के जो आपको मैं स्टेक होल्डर बताऊंगी वो वाइल्ड एंड नेचुरल एंथुसिस्ट है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको लास्ट फोर्थ कैटेगरी बता रही हूँ स्टेक होल्डर्स की, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि वाइल्ड एंड नेचुरल एंथुसिस्ट है। मैंने क्या बताया कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दे मे बी नेचुरलिस्ट, दे मे बी एनवायरमेंटलिस्ट एंड दे मे बी बिलोंग टू द सम नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज लाइक WWF जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड, CSE सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, दीज ऑल आर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। इन सब से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये ऐसे टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट पे डिपेंड ना होते हुए भी इनका इंटरेस्ट किसमें है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, उनकी कंजर्वेशन में और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये अपने खुद के प्रॉफिट के लिए ना ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उनके बारे में कंसर्न है। ये फॉरेस्ट और उनसे मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में समझते हैं। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो नोज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और उनको ये भी पता है कि अगर हमारे अर्थ पे फॉरेस्ट नहीं हुए तो हमें किस तरीके के डिजास्टर इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अगर बेटा हम हिस्टोरिकली भी स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि जितने भी लार्ज एनिमल हैं जैसे कि टाइगर है, लोयन है, एलिफेंट है, इन सब की कंजर्वेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन लोगों के द्वारा उठाए गए हैं।
आप लोग देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन के लिए काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, जिनको हम क्या क्या नाम देते हैं, जैसे कि सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को और हमारे फॉरेस्ट को भी मेंटेन किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। इनमें से ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनमें से बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है, और इस इतने अमाउंट में अलाउ किया जाएगा ताकि वो वहाँ पे रहने वाले वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स और वहाँ के फॉरेस्ट को हार्मफुल इफेक्ट ना पहुँचा सके। इसी तरीके से जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इसमें जोन बना दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रल जोन, बफर जोन। तो कौन कौन से, ये वाला जोन, एक ये जोन और एक ये वाला जोन, एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है। तो बिल्कुल जो कोर वाला जोन होता है, सेंटर वाला जोन, उसमें ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, इसमें कोई ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी नहीं होती, इसमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे फ्रीली अमाउंट में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो इंथ्यूसिस्ट होते हैं इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो फॉरेस्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वाली वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, फिर फॉरेस्ट एंड वाटर, डैम एंड कोल एंड पेट्रोलियम, ये और रहते हैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोज और मिलेंगी। अगर हम कल आपकी जूम क्लास लेते हैं तो हम एक वीडियो कम कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।